हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अमृति प्राइम। हम यहाँ पे आपका सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं किसका, मशीन का रिवीजन सीरीज। और हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है, मशीन का। हम लोग जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, उसको हम लोग यहाँ पे रिवीजन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। मैं आपके यहाँ पे कमेंट चेक कर लेता हूँ। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। ओके, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं क्लियर है। तो चलो हम विदाउट एनी डिले, विद्युत प्रभा आप भी कंफर्म कर दो। विद्युत प्रभा और सोनल आप लोग भी कंफर्म कर दो। अच्छा, आपने कंफर्म कर दिया। सोनल आप भी कंफर्म करिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। इधर पे अर्पिता, आपका नेट का इशू है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि कौन है जो बार बार ज्वाइन कर रहा है, बार बार लेफ्ट कर रहा है। तो आपका जो इंटरनेट है वो स्टेबल नहीं है। वो बार बार कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा, कनेक्ट हो रहा, डिस्कनेक्ट हो रहा। तो वो उस आपकी तरफ से इशू है। यहाँ पे जो बाकी लोग देख रहे हैं उनको किसी को भी इशू नहीं आ रहा। सबके लिए ऑल क्लियर है। ठीक है, तो एक बार अपना नेट को चेक कर लेना आप, तो वो आपकी तरफ से इशू होगा। यहाँ सब कुछ ओके है। चलो, विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज की जो डिटेलिंग हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है ट्रांसफॉर्मर कोर, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है। उसके टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मर कोर होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, कोर टाइप कोर। इसका नाम ही, इस कोर, इस टाइप के कोर का नाम ही क्या, कोर टाइप कोर। और दूसरा आपका सेल टाइप कोर। कोर टाइप कोर आपका ऐसा कुछ होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे शेप, ये कोर हो गया। और यहाँ पे आपकी पहली वाइंडिंग होगी, ये आपकी दूसरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, तो दो वाइंडिंग यहाँ पे प्लेस होगी। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर ऐसा कुछ होगा कि मतलब ऐसा कुछ पाथ देखते हो ना, ये ऐसा और बीच में भी ऐसा रहता है। तो ऐसा टाइप का कुछ आपका सेल टाइप ट्रांसफॉर्म होता है। और जो बीच वाला पार्ट है ना, ये, इसमें आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी और इसी में भी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। मतलब दोनों वाइंडिंग आपके बीच वाली जगह पे होती है। अब देखना, एक चीज समझना, जो ये वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, लिम्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्ब। और जो ये वाली चीज है, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं योग। तो कोई पूछे अगर कि आपका जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें कितने लिम्ब होते हैं, तो एक लिम्ब ये हो गया, एक लिम्ब ये हो गया, तो दो लिम्ब होते हैं। कितने योग होंगे, तो एक योग ये हो गया, एक योग ये हो गया। तो टोटल दो लिम्ब होते हैं और दो योग होते हैं। कितने विंडो, खिड़की कितनी है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो खिड़की तो एक ही बन रही है ना यहाँ पे, तो एक विंडो है। गॉट इट। अब बात करें हम सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में, तो कितनी लिंब है, एक, दो और तीन। तो इसमें तीन लिंब होती हैं। कितने योग हैं, अगर मैं इसको ब्लू कलर से दिखाऊं, तो एक योग ये है, एक योग ये है, तो दो योग है। और कितने विंडो है, तो एक विंडो यहां पे बन रही, एक विंडो यहां पे बन रही, तो दो विंडो है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में कितने लिंब होते हैं, कितने योग होते हैं, कितने विंडो होते हैं। सिमिलरली सेल टाइप में भी आपके पास क्वेश्चन बनता है। प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, फिर अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो वाइंडिंग है वो किस में प्लेस्ड होती है। तो कोर टाइप कोर में दोनों लिंब होते हैं, दोनों लिंब पे आपके पास वाइंडिंग प्लेस्ड होती है। वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन बोथ द लिंब। लेकिन अगर हम सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करें, तो उसमें हमारी जो वाइंडिंग होती है वो कहां पे होती है, वो हमारे मिडिल वाले लिंब पे होती है। और उसी रीजन की वजह से जो मिडिल लिंब है आपको थोड़ा थिक बनाया जाता है। आप डायग्राम भी देख सकते हो, जो मिडिल वाला जो लिंब है, इसको मैंने थिक बनाया है, इसको मैंने थिन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे डबल फ्लक्स होने वाला है। और उसका हाथ मान लो, यहाँ पे मान लो कितना 5 फ्लक्स है, तो उसका 5/2 यहाँ पे आएगा, 5/2 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे डबल फ्लक्स होने की वजह से हमने इसका थोड़ा सा जो एरिया है वो थिक रखा है। तो वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन ओनली सेंट्रल लिंब। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, और यहाँ से कोई पत्थर फेंक के मार रहा है। जब पत्थर फेंक के मार रहा है, तो पत्थर किसको लगेगा, वाइंडिंग को लगेगा। लेकिन आपका कोर बच जाएगा, क्योंकि कोर के ऊपर क्या लगा हुआ, वाइंडिंग। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो वाइंडिंग है, वो एक तरीके से कोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आपका कोर टाइप कोर में जो वाइंडिंग है, वो कोर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर हम सेल टाइप ट्रांसफॉर्म में अगर यहाँ पे कोई पत्थर मारे, तो क्या हो जाएगा, वो पत्थर कोर पे लगेगा, वो वाइंडिंग पे नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेल टाइप कोर में, सेल टाइप का आपका जो कोर होता है, उसमें आपका जो कोर है वो वाइंडिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिफरेंस समझो, इसमें वाइंडिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है कोर को, इसमें कोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको, वाइंडिंग को। ठीक है, अब एक चीज ये समझिएगा, जैसे यहाँ पे है ना, आपको मैंने एक चीज बताया था कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे सप्लाई दी, जब सप्लाई दी तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स क्रिएट हुआ। तो फ्लक्स को जाना कहाँ पे, कोर के थ्रू फ्लो के जाना ऐसे, और इससे लिंक करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लक्स साइड से भी निकल जाता है, क्योंकि एयर भी एक अच्छा मीडियम है किसका, एक फ्लक्स का। फ्लक्स आपका एयर में मूव कर सकता है।
तो कोर बहुत अच्छा हो गया, एयर में आपका वहां पे थोड़ा सा रिएक्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन एयर में ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो जा सकता है। तो आपका जो फ्लक्स है जो यहाँ पे एयर के थ्रू जा रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, लीकेज फ्लक्स। और वो फ्लक्स जो कि आपके कोर से होके जाता है उसको हम बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स। तो कहने का मतलब ये है कि कोर टाइप कोर में कुछ ना कुछ लीकेज फ्लक्स आपके पास यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में, तो कुछ फ्लक्स आपका ऐसा क्रिएट हुआ जो कि कोर से होके जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे जो फ्लक्स क्रिएट हुआ, जो इसका जो ब्लैक वाली कॉइल है, अगर इसमें जो लीकेज फ्लक्स क्रिएट हुआ तो ऐसे बनेगा, तब भी तो नीचे वाले से लिंक कर ही रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, लीकेज फ्लक्स आपका बहुत कम हो जाएगा। इसमें लीकेज फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसमें जो लीकेज फ्लक्स होगा वो यूजफुल फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे क्या जस्ट आपके पास जो फ्लक्स आपके एयर के थ्रू भी जाएगा तो किससे लिंक हो जाएगा, वो आपको दूसरे वाले वाइंडिंग से टच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यूजफुल फ्लक्स ही बन जाएगा। तो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में आपका लीकेज फ्लक्स कम होता है, यहां पे आपका लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है। जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना, उन सभी को आप अच्छे से ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। अच्छा एक बात और समझो, क्योंकि इसमें आपका लीकेज फ्लक्स ज्यादा था, इसमें लीकेज फ्लक्स ज्यादा था, तो क्या हम इसके थ्रू ज्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि लीकेज ज्यादा हो रहा है। आप मुझे बताओ कि आपकी पानी की टंकी है, दो टंकी है, एक टंकी में ज्यादा बड़ा छेद है लीकेज वाला, एक में कम है, तो पानी किसमें ज्यादा भरोगे, किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिसमें जो लीकेज है वो कम है ना, तो आप उसको पहले टंकी को जल्दी भरोगे, वो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो बात यहां पे यही हो रही है कि जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा किसकी होगी, जिसका लीकेज फ्लक्स कम होगा। तो इसका लीकेज फ्लक्स क्या ज्यादा है, तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इसकी कम होगी, और इसका लीकेज फ्लक्स कम होने की वजह से इसका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर। आप और आगे देखें, तो जैसे मान लो यहाँ पे जो फ्लक्स क्रिएट हुआ, तो फ्लक्स यहाँ से क्रिएट होकर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी फ्लक्स डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब जो फ्लक्स यहाँ पे था पूरा पूरा फ्लक्स आपका इसमें से लिंक कर रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये किस टाइप का मैग्नेटिक सर्किट है, फ्लक्स कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा, फ्लक्स मतलब सेम है। सेम को हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर फ्लक्स को मैं इक्विवेलेंट मानूं करंट के, तो जब करंट दो एलिमेंट में सेम होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन, क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। वैसे जो ये कोर टाइप कोर है वो किस टाइप का मैग्नेटिक सर्किट है, तो ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, मान लो फाई आया, तो यहाँ कितना जाएगा, 5/2, इधर जाएगा 5/2। अगर आप देखो नेटवर्क की बात करूं मैं, तो करंट आती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्या बोलते हैं दोनों को, आप पैरेलल बोलते हो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो सेल टाइप मेरा कोर है वो किस टाइप का मैग्नेटिक सर्किट है, दैट इज अ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर हो रही होगी। एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग, छाया, सोनू, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक बार कंफर्म कर दो, क्या यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। इधर पे भी देख लेता हूं मैं, इधर पे तो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोग क्या हो गया यार, आप लोग जो फ्री यूजर है ना, जो आप लोग सोनल, विद्युत प्रभा, जो आप लोग फ्री वाले हो, है ना, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, पेड यूजर भरपेल रिप्लाई करते हैं। चलो ओके 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 ओके, चलो मजाक कर रहा हूँ यार, गुस्सा मत हो, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे पास एक कोर टाइप कोर है ना, इसमें अब मैं इस लिंब की बात करूं और इस लिंब की बात करूं, तो क्या दोनों सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल सेम है, मतलब बोथ द लिंब हैव सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन अगर हम बात करें सेल टाइप में, ये पहला लिंब है, ये दूसरा लिंब है, तीसरा लिंब है, तो हम बोल सकते हैं कि जो दूसरा वाला लिंब क्या है आपका, उसका थिकनेस डबल है किसके, साइड लिंब से। मतलब मिडिल लिंब का जो थिकनेस है वो डबल है किसका, साइड लिंब का। क्या लिखा भी मैंने, सेंट्रल लिंब हैव मोर या फिर डबल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आउटर लिंब। अभी और भी यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस इनके बीच के। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मुझे ये बताओ, इसका जो था, इसका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या थी, कम की ज्यादा, कम थी, क्योंकि यहाँ पे लीकेज फ्लक्स ज्यादा हो रहा था, तो इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम थी। तो अगर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा, ज्यादा कॉपर लगाना होगा। कोर टाइप कोर की एक दिक्कत यह है कि इसमें आपको ज्यादा क्या लगाना पड़ता है, कॉपर वाइंड, जो वाइंडिंग के लिए जो कॉपर लगता है वो ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसकी एक्चुअली में क्या हो रहा है, लीकेज फ्लक्स हो रहा है, जिसके कारण इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम हो गई है। तो अगर हमको उसको बढ़ाना है तो हमको क्या लगाना होगा, ज्यादा कॉपर लगाना पड़ता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लीकेज फ्लक्स कम है, तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी अच्छी है, तो हम कम कॉपर का यूज करके भी सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हो, कॉपर रिक्वायरमेंट विल बी मोर,
कॉपर रिक्वायरमेंट विल बी लेस, है ना, यहाँ पे कॉपर रिक्वायरमेंट कम होगा, यहाँ पे कॉपर रिक्वायरमेंट फॉर वाइंडिंग विल बी मोर। अच्छा एक बात और बताओ, ये आपकी वाइंडिंग नंबर 1 है, ये वाइंडिंग नंबर 2 है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे यहाँ पे देखो, आपको पता होगा पहले से ही कि जो ट्रांसफार्मर में जो दोनों वाइंडिंग है ना, वो दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, दोनों वाइंडिंग को इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होना है और मैग्नेटिकली कपल्ड होना है। लेकिन अगर देखो तो ये वाली वाइंडिंग से बहुत दूर है, तो बहुत सेफ, मतलब इन दोनों आपस में कनेक्शन कभी जुड़े ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं, आपस में कॉन्टेक्ट बना सकती हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम क्या बोलते हैं कि इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा कहाँ पे होगी, यहाँ मुझे ज्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों वाइंडिंग अलग अलग है ना, तो मुझे ज्यादा इंसुलेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पे है, तो मुझे इनके बीच में क्या करना होगा, ज्यादा इंसुलेशन रखना होगा। तो इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा किस में होगी, सेल टाइप के कोर में आपकी इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, मोर इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होगा, लेस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। ओके, जो आपका कोर टाइप कोर होता है वो इकोनॉमिकल होता है फॉर हाई वोल्टेज, लेस करंट एंड स्मॉल केवी रेटिंग। स्मॉल केवी रेटिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि इसका पावर ट्रांसफरबिलिटी कैपेबिलिटी कम था, तो इसको हम स्मॉल केवी, छोटे ट्रांसफॉर्मर मिलकर बनाने वाले हैं। अगर कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मर बनाना है, लार्ज केवी का बनाना है, तो हम उसको सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे। अच्छा, इसको हमने हाई वोल्टेज के लिए क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे देखो इंसुलेशन, अगर देखो अगर आप वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा कर दो, अगर आप इसमें वोल्टेज ज्यादा कर दोगे तो इसमें और ज्यादा इंसुलेशन लगेगा आपको। दोनों वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको उनके बीच में ज्यादा इंसुलेशन रखना पड़ेगा। तो आप ये कोशिश करते हो कि चलो वोल्टेज कम रहेगा तो इंसुलेशन भी कम लगेगा। तो हमारा जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर उसको हम लो वोल्टेज के लिए प्रीफर करते हैं। कोर टाइप में आपका वोल्टेज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको हाई वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हो। ये आपका लेस करंट, ये आपका मोर करंट। ये आपका स्मॉल केवीए एंड दिस इज योर फॉर लार्ज केवीए। क्या सभी को डिफरेंस क्लियर है पूरे, जितने भी मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस बताए हैं, क्या ये सारे डिफरेंसेस आपको क्लियर हैं? देखो ये डिफरेंसेस से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ट्रांसफॉर्मर में, है ना। अभी आपका एसएससी का भी एग्जाम आने वाला है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने कोर के बारे में तो पूरा पढ़ लिया। हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन चलता है किसकी तरफ, कि चलो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, वाइंडिंग के बारे में, कि हमारी जो वाइंडिंग है उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या होंगे। देखो वाइंडिंग एक्चुअली में एक कंडक्टर है, और कंडक्टर हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो एल्यूमिनियम, एक कॉपर है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो कॉपर है उसका यूज करेंगे किसके लिए, जो बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मर है, जो कि पावर ट्रांसफॉर्मर है, उनके लिए हम कॉपर यूज करेंगे। हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर जो हमारे घर के बाहर लगे होते हैं उसमें हम एल्यूमिनियम का यूज कर लेंगे, क्योंकि ये हाई केवी वाले होते हैं, ये लो केवी वाले होते हैं। तो लो केवी में हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा फटते भी हैं ट्रांसफर, देखो ज्यादा जल्दी खराब होते हैं ये। और ये आपका क्या होगा, कॉपर वाला आपका बहुत लंबा तक चलता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, पावर ट्रांसफॉर्म में कॉपर यूज करोगे, और डिस्ट्रीब्यूशन वाले में आप क्या यूज कर लोगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज कर लोगे। गॉट इट। अच्छा देखो कंडक्टर की अगर बात की जाए तो कंडक्टर जैसे मान लो कोई सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, तो हमारे पास होता क्या है कि ऐसे करंट तो यहाँ पे फ्लो हो रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इनमें जो कोर है ना उसमें भी जो आपकी वाइंडिंग है उसमें आप कुछ सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है कभी कभी, है ना। तो ये जो सर्कुलेटिंग करंट उसको बोलते हैं क्या, अनडिजायरेबल एडी करंट। हम ये चाहते हैं कि जो बीच वाली करंट है ना, ब्लैक वाली करंट, वो बस फ्लो हो, है ना, ये सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पे फ्लो ना हो, मतलब एडी करंट फ्लो ना हो, सिर्फ हमारी जो बीच में जो करंट हो रही है वो फ्लो हो, जिसको हम बोलते हैं डिजायरेबल करंट। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं यार, कि जो हमारी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रही है ना, उससे बचने के लिए ये एक तरह से एडी करंट है, जो कि आपके कोर में भी फ्लो हो रहा था, याद है आपको, कोर में भी एडी करंट फ्लो हो रही थी। तो उससे बचने के लिए आपने क्या किया था, आपने कोर का लेमिनेशन किया था। वैसे ही आपने इस कंडक्टर में एडी करंट से बचने के लिए क्या किया, आपने स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करना है। स्ट्रैंडेड मतलब क्या, जो आपने लेमिनेशन किया था उस टाइप का यहाँ पे भी कर रहे हो, छोटे छोटे पतले पतले वायर, उनके इसमें लेमिनेशन आप यहाँ पे फिल कर दोगे। उससे क्या होगा कि आपका एडी करंट भी कम हो जाएगा और आपका स्किन इफेक्ट भी कम हो जाएगा। स्किन इफेक्ट क्या होता है वो आप लोग पावर स्टेप में पढ़े होंगे,
है ना, उसके बारे में जब मैं पावर स्टेप में आऊंगा तो डिस्कस करूंगा। अच्छा एक बात ये समझना कि हम जो वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, अभी आपको मैंने दो टाइप के कोर बताए, कोर टाइप कोर और सेल टाइप कोर। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि जो कोर टाइप कोर है उसके पहले वाले में पूरी वाइंडिंग प्ले कर देंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, सेकंड वाले में लो वोल्टेज वाइंडिंग। क्या हम इस तरह का जो वाइंडिंग प्लेसमेंट है इस तरह का यूज करते हैं क्या एक्चुअली में? तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हम कोर टाइप कोर पे कौन सी वाइंडिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो हमारी होती है इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर। अब ये क्या होती है समझना, ये हमको ये बोलता है कि जैसे मान लो अभी आप क्या कर रहे थे, ये आपका पहला लिंब है, ये आपका दूसरा लिंब है, तो आपने यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस कर दी, यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस कर दी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया। लेकिन ये तो आपका आइडियल हो गया। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ये जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ना, इस वाइंडिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और लो वोल्टेज वाइंडिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। और क्या किया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का जो आधा वाला पार्ट मैंने यहां पे लगाया ये वाले लिंब में, और इसका आधा पार्ट मैंने यहां पे लगाया। सिमिलरली लो वोल्टेज वाइंडिंग जो थी यहां पे, उसका आधा पार्ट मैंने यहां पे लगाया और आधा पार्ट मैंने यहां पे लगाया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया है, ये तो आप समझ गए क्यों किया गया है, क्योंकि अगर इसका जो लीकेज फ्लक्स वो ऐसे जाएगा तो वो लो वोल्टेज वाइंडिंग से कांटेक्ट बना लेगा, तो क्या होगा, लीकेज फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है आपके पास कि जो कोर टाइप आपके ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें आप कौन सी वाइंडिंग प्रोसीजर फॉलो करते हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर। और इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग को दो दो पार्ट में दोनों लिंब पे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इन कोर टाइप कोर ईच वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स and it is placed on two separate limb. This process of distribution of winding is known as interleaved winding procedure. ठीक है, आई थिंक यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस टाइप का आप यहाँ पे देख सकते हो, इस टाइप का यहाँ पे देख सकते हो। मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा अगर मैं इसको इमेजिन कराने के दिखाऊं, ये आपका कोर था, थोड़ा सा आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका कोर था, ठीक है, फिर कोर के बाद डायरेक्टली तो आप वाइंडिंग लगा नहीं दोगे, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, इंसुलेशन लगाओ। तो ये आपने इंसुलेशन लगाया यहाँ पे, सबसे पहले आपने इंसुलेशन लगाया, ये आपका इंसुलेशन लग गया और यहाँ पे भी इंसुलेशन लग गया। और आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले लगा दिया आपने कौन सी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग का हाफ वाला पार्ट, लो वोल्टेज वाइंडिंग का हाफ वाला पार्ट आपने लगा दिया। ये देखो, ये क्रॉस तो यहाँ पे डॉट, मतलब हाफ पार्ट यहाँ पे और हाफ पार्ट यहाँ पे, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग का हाफ वाला पार्ट। और जब लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गया हाफ वाला पार्ट, तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पे इंसुलेशन लगा दिया, देखो इंसुलेशन है ये। और इंसुलेशन के बाद क्या कर दिया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का यहाँ पे हाफ वाला पार्ट लगा दिया और यहाँ पे भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग का हाफ वाला पार्ट लगा दिया प्राइमरी सेकेंडरी में। तो ये हमने क्या कर दिया, इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर हमने यहाँ पे लगाया। अब इसमें से हमको एक चीज थोड़ा समझना है, आप लोग इसमें थोड़ा सी कॉमन सेंस की बात समझोगे कि सर इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में रखा है। देखो ना, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो कोर के पास में है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर से दूर है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग आपकी कोर से दूर है। तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक है या आपने कुछ एक कोइंसिडेंस है? तो ऐसा नहीं, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। आपको यह समझना होगा, आपको यह समझना होगा कि यहाँ पे जो लो वोल्टेज वाइंडिंग, कॉमन सेंस की बात है, सब कुछ कॉमन सेंस है। देखो ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, अगर मान लो यहाँ पे कितना 2.5 किलो वोल्ट, कितना है 2.5 किलो वोल्ट, तो आपने यहाँ पे इंसुलेशन लगाया है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2.5 किलो वोल्ट का इंसुलेशन लगाना पड़ता। और यहाँ पे कितना आपके पास है 25 किलो वोल्ट, तो आपको यहाँ पे 25 किलो वोल्ट का इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर आप यहाँ पे 25 केवीए लगा दे तो क्या होता, आपको इधर भी 25 केवीए का इंसुलेशन लगाना पड़ता है और आपको यहाँ पे भी 25 केवीए का इंसुलेशन लगाना पड़ता। तो उससे होता क्या कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, किसकी, इंसुलेशन की। नई बात समझ में आया? मैं फिर से बताता हूं, समझना। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे 2.5 किलो वोल्ट का मैंने क्या लगाया, यहाँ पे वाइंडिंग लगाई, लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाई। तो हो क्या रहा है कि देखो मुझे यहाँ पे जब इंसुलेशन लगाना पड़ेगा ना, तो मैं कितने केवीए का लगाऊंगा, कितने किलो वोल्ट का लगाऊंगा, वो 2.5 किलो वोल्ट के हिसाब से लगाऊंगा। ये वोल्टेज कम है तो मुझे इंसुलेशन का कॉस्ट भी कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग को यहाँ पे लगा दूं, मतलब अगर मैं 25 किलो वोल्ट यहाँ पे लगा दूं, तो भाई यहाँ पे जो मुझे इंसुलेशन लगाना पड़ेगा ना, वो 25 किलो वोल्ट के हिसाब से लगाना पड़ेगा। और यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 25 किलो वोल्ट के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो मतलब यहां भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, यहां भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, तो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाएगी। इस वजह से
कोई अगर पूछता है कोर टाइप कोर में जो हम वाइंडिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर, तो वहां पे हम जो लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में क्यों रखते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि वहां पे हमारे पास क्या होगा, इंसुलेशन की कॉस्ट कम हो जाती है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। इंसुलेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक रीजन इसका और भी है, एक रीजन और भी है। कभी कभी यही होता है ना कि हमको टैपिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब टैपिंग हमेशा कहां पे लगाते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे। टैपिंग मतलब क्या होता है यार, मैं आपको कैसे समझाऊं टैपिंग का मतलब क्या होता है। टैपिंग का आप ऐसा समझ लो, देखो है ना, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल तो बताता हूँ क्योंकि मैं एग्जांपल में ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। देखो आप ऐसा समझ लो, जैसे हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। आप इसको ऐसा समझ लो कि जो हाई वोल्टेज है ना, ये एक प्लेट है ना, इसमें बहुत सारे आइटम है। इसमें आपके पास क्या है, बहुत सारे आइटम रखे हैं खाने के लिए। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा है, हाई मतलब बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत सारे आइटम है खाने के लिए। ठीक है, लो वोल्टेज को आप ऐसा समझ लो कि ये एक प्लेट है ना, और इसमें बहुत कम आइटम रखे हैं खाने के लिए, इस पे कम आइटम रखे हैं खाने के लिए। तो अब मुझे बताओ, कभी शेयरिंग करने का टाइम आया दोस्तों के साथ, तो शेयर किसके साथ करोगे आप, लो वोल्टेज के साथ या हाई वोल्टेज के साथ? तो भाई आप शेयरिंग उसके साथ करोगे ना जिसके पेट में खाना ज्यादा है। तो बस वही टैपिंग मतलब क्या, शेयरिंग करना, वोल्टेज को छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो दो तीन लोग आ जाएंगे यहाँ पे खाने के लिए तो उसका चल जाएगा भाई, क्योंकि टैपिंग ये लगा सकता है, तो ये शेयर कर लेगा, चलो खा जाओ, डूब जाओ इसमें। तो टैपिंग यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी लगाओगे टैपिंग। तो टैपिंग हमेशा हम कहाँ पे लगाते हैं, हाई वोल्टेज बाइंडिंग पे लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो अब हमको हाई वोल्टेज बाइंडिंग पर टिंग लगानी है, अगर मैं इसको मिडिल में रख दूं, अगर मैं इसको बीच में रख दूं, तो टैपिंग टर्मिनल कहाँ पे लगाओगे, यहाँ तो आसान है, आराम से लगा देंगे टैपिंग। लेकिन अगर बीच में बैठा है तो कैसे लगाओगे टैपिंग टैपिंग यहाँ पे। आप इसको भी एग्जांपल बताता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो ये आपका क्या है, टेबल है। ठीक है, ये आपका टेबल, डाइनिंग टेबल, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बंदा खाना खा रहा है, प्रॉपरली समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ मैं। एक बंदा यहाँ पे खाना खा रहा है, एक बंदा यहाँ पे खाना खा रहा है, एक बंदा यहाँ पे खाना खा रहा है। तीन लोग यहाँ पे बैठ के चेयर बैठ के खाना खा रहे हैं, चेयर बैठ के तीन लोग खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे दो चेयर खाली है। अब मुझे ये बताओ, कोई भी खाना खाने आएगा तो किसके साथ शेयरिंग करेगा। अगर मान लो यहाँ पे आएगा तो इसके लिए आसान क्या होगा, वो इसकी प्लेट से खाए ना खाना। अगर वो इसके प्लेट से खाना खाए तो हो चुका ना बंटाधार। तो हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो पर्सन वो इसकी प्लेट से खाए, मतलब जो बाजू में जो आउटसाइड है, जो साइड से है, जो किनारे बैठा है ना, उनके साथ शेयरिंग हमारी क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो टैपिंग हम क्या करेंगे, टैपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे उसमें, हम उसमें क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे वाइंडिंग बाहर है तो हम बड़े आराम से यहाँ पे टैपिंग प्रोवाइड कर लेंगे। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में हम बहुत आसानी से टैपिंग प्रोवाइड कर लेंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को पास में रखते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम यहाँ पे पास डिफरेंट रखते हैं। अच्छा एक चीज और है, आप देखो, आप ये देखो कि जैसे यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग, प्रॉपर्ली देखना, ये आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग है, इसमें डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे इसमें जो डायरेक्शन है आपकी, वो यहाँ पे क्या है, क्रॉस एंड डॉट। लेकिन इसमें क्या देखो, इसमें क्या, डॉट एंड क्रॉस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग जो भी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे भी है। अपोजिट, सेम डायरेक्शन नहीं बेटा, क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज क्या, डॉट और क्रॉस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस एंड डॉट। यहाँ पे क्या है, डॉट, यहाँ पे क्या, क्रॉस, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस और डॉट, अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। लेंस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए आपके डायरेक्शन अपोजिट रखते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है आपके पास, कहाँ गया ये एडवांटेज जो मैंने आपको बताया, एडवांटेज ऑफ कीपिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग नियर टू द कोर। अगर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में रखेंगे तो क्या होगा, उसके पीछे कुछ रीजंस मैंने आपको यहाँ बताए हैं। पहला ये कि आपको पता है ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होता है, पावर कांस्टेंट होगा अगर लो वोल्टेज वाइंडिंग, जब कोई बात लो वोल्टेज की होती है तो आपको अगर पावर ज्यादा ट्रांसफर करनी है तो करंट ज्यादा रखनी पड़ेगी, और करंट ज्यादा करने के लिए आपको कॉपर ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग में आपको कॉपर ज्यादा लगता है, और कॉपर ज्यादा कैसे होगा, आपको थिक रखना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, आप इस पे ये समझो कि आपको मान लो चक्कर लगानी, मान लो ये आपका कोर था तो आपको चक्कर लगानी है ना। तो अगर मान लो चक्कर लगाना, तो आप यहाँ पे चक्कर लगा लो, पहले ये पतला मतलब थिक लगा लिया, और थिक लगाइए। देखो आपने चक्कर लगा लिया, किसका चक्कर लगाया यहाँ पे, ये आपकी हो गई कौन सी वाइंडिंग, लो वोल्टेज है, क्योंकि पतली है, मतलब थिक थी तो आपने पहले लगा दिया। अब जो पतली वाली थी बाद में लगा दो आप, यहाँ पे पतली वायरिंग वायरिंग इस टाइप की वायरिंग। तो इसमें तो होगा क्या कि आपका जो थिक वाला था आपको कम मतलब कॉपर लगा,
अगर ऊपर आप लगाओगे तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो कितना ज्यादा लगेगा, इतना बड़ा सर्कस में लगाना पड़ेगा, तो आपका कॉपर भी तो बच जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि देखो पावर कांस्टेंट है, लो वोल्टेज के केस में आपको मैक्सिमम पावर पावर करंट रखनी है, मतलब करंट मैक्सिमम रखने मतलब क्या, कॉपर आपका कॉपर ज्यादा होगा, कॉपर रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, मतलब कॉपर को आपको क्या रखना होगा, थिक रखना होगा। अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड विल बी लेस सिंस रेडियस इज लेस। आपका अभी तक कोर है, कोर में कोई और वाइंडिंग नहीं है, आप बढ़िया खाली है, तो आप बढ़िया कम रेडियस है तो जल्दी लगा दो अपना क्या, लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो आपका जो अमाउंट ऑफ क्या होगा, कॉपर रिक्वायर्ड विल बी लेस, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड विल बी वेरी लेस, क्योंकि अब कॉपर कम लगा है तो आपका वहां पे इंसुलेशन भी कम लगेगा लो वोल्टेज वाइंडिंग को पास में रखने में, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बताया। नेक्स्ट पॉइंट ये है, लीकेज फ्लक्स विल बी लेस। आपका जब दोनों वाइंडिंग पास पास में है ना, तो आपका यहाँ पे लीकेज फ्लक्स भी कम हो जाएगा और आपकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो आपका कॉपर भी कम लग रहा है, इंसुलेशन भी कम लग रहा है, तो आपका क्या ट्रांसफार्मर का साइज, वेट एंड कॉस्ट कम नहीं होगा, ये सब आपका कम यहाँ पे हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि टू सेटिस्फाई ट्रांसफॉर्मर एक्शन वाइंडिंग मस्ट कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने बताया आपको चीज की जो करंट की जो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अच्छा एक चीज समझना, आपको अगर पता होगा लॉरेंस प्रिंसिपल के बारे में, तो आपको पता होगा, ये समझिएगा कि जैसे मान लो ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट रखनी है, तो मान लो ये आपका क्या है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग में कैसी करंट जा रही है आपके पास, अपवर्ड, एज्यूम किया मैंने, इसमें अपवर्ड जा रही है, इसमें डाउनवर्ड जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल इसमें जो फ्लक्स क्रिएट होगा, इसमें जो फ्लक्स आपका क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे क्या होगी, एंटी क्लॉक, इसमें होगी क्लॉकवाइज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका फ्लक्स ऐसा गया, यहाँ पे फ्लक्स ऐसा गया, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया, यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा, यहाँ पे फ्लक्स कम, तो होगा क्या कि आपका जब यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा हो गया ना, तो ये फ्लक्स लो वोल्टेज वाइंडिंग को इधर तरफ फेंकेगा और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को इधर तरफ फेंकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे जो वाइंडिंग रखी ना, तो हम ये देखते हैं कि लो वोल्टेज में ऐसा फोर्स लगेगा और यहाँ पे ऐसा फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमारी वाइंडिंग डिस्प्लेस हो जाए। लेकिन आपको इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आपका लोड बैलेंस है ना, जब तक आपका वहां पे जो सिस्टम बैलेंस है, तब तक आपके पास ये फोर्स बैलेंस होगा। जब फोर्स बैलेंस होगा, दोनों बैलेंस, आपको दोनों जो बैलेंस फोर्स है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो आपके वाइंडिंग दोनों पे फोर्स नहीं लगेगा। किस केस में, जब तक कि आपका सिस्टम बैलेंस है। लेकिन सिस्टम अनबैलेंस हुआ तो ये फोर्स भी अनबैलेंस होगा, तो ये वाइंडिंग छोड़ छोड़ के भग जाएंगी, यहाँ पे एक दूसरे को छोड़ के भग जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, आपका कोर टाइप कोर पे हम किस टाइप का यहाँ पे सर वोल्टेज को सेलेक्ट करने पर रिक्वायरमेंट टैपिंग, टैपिंग क्या है सर, अच्छा टैपिंग तो समझ में आ गया है आपको, छाया। और यहाँ पे सोनल का मैं एक बार डाउट देख लेता हूँ क्या बोल रही है, वोल्टेज को सेलेक्ट करना एज पर रिक्वायरमेंट टैपिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई सोनल, है ना। सोनल आपने मतलब आंसर बताया है छाया को, चलो अच्छी बात है यार, मैंने एग्जाम्पल भी लिया, आप उसे समझ जाओगे ना, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, टैपिंग मतलब आप ऐसा समझ लो ना यार, कैसे बताऊं मैं, हाँ यार बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। नल देखा आप लोगों ने आज की डेट में, नल कैसे टाइप का, जैसे मान लो आपको थोड़ा एग्जांपल का बताता हूँ, देखो ये आपके पास मान लो पानी की टंकी है, ठीक है, देखना समझना आप थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से बताता हूँ मैं आपको, ये आपकी पानी की टंकी है, ठीक है ना, आपने इसमें नल लगाया इस टाइप का, ये आपने यहाँ पे नल लगा दिया, तो क्या होगा, देखो अभी अभी नल ऐसा लगा हुआ है ना, तो होगा क्या यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर दूं, तो क्या होगा यहाँ पे कि पानी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, यहाँ पे जो पानी जो भरा हुआ है, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है ना, थोड़ा समझना है छाया, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, ये जो पानी भरा हुआ है वो आराम से एक कांस्टेंट फोर्स के साथ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ से नीचे गिरता रहेगा। क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करते हो, इस पे ऊपर एक टैप लगा देते हो, क्या घुमाने वाला, याद है आपको, आप इसको ऊपर एक टैप लगा देते हो घुमाने वाला, आप यहाँ पे टैपिंग लगा दोगे। अब इसको थोड़ा सा घुमाया तो पानी कम आ रहा है, और घुमाया तो पानी ज्यादा आ रहा है, तो बस वही होता है टैपिंग। आप उसको घुमाते जाओ तो उसका वोल्टेज को आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो वो कब होता है, बाहर होगा तब कर पाओगे ना टैपिंग। आपके ट्रांसफॉर्मर भी क्या होगा, टैपिंग होगी, आप उसको घुमाते जाओ वोल्टेज आप सिलेक्ट कर सकते हो।
टोटल जो मान लो वोल्टेज था, मान लो कितना था, 11 किलो वोल्ट था। आप इसको चाहो तो 20 किलो वोल्ट आप इसका यूज कर लो, आप इसको 40 किलो वोल्ट यूज कर लो, 60 किलो वोल्ट यूज कर लो, 80 किलो वोल्ट यूज कर लो, या फिर डायरेक्टली आप 100 किलो वोल्ट यूज कर लो। तो आप टैपिंग ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। इसको क्या हो गया यार सर, वोल्टेज को सिलेक्ट नंबर ऑफ टर्न से होता है ना, तो कैसे वोल्टेज चेंज होगा? तो हम नंबर ऑफ टर्न से सिलेक्ट करते हैं जागृति, हम वहां पे नंबर ऑफ टर्न ही सिलेक्ट करते हैं। एक मिनट रुकना थोड़ा सा, ये विंडो क्लोज हो गई है, धोखे से हो जाता है, मैं बार बार गलत जगह टिक कर देता हूँ। अरे यार, कहाँ पे था मैं, कहाँ था मैं, शायद से यहाँ पे था, ये मैंने पढ़ लिया था, मैं ये वाले चीज पढ़ने वाला था। हाँ, तो देखो 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 जागृति, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ही सिलेक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हम वहां पे इक्वलेंट चेंज करते जाएंगे तो हमारा वोल्टेज भी वहां पे चेंज होता जाएगा। आपने पोटेंशियोमीटर देखा है ना, बस वैसे ही कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है ना। जो आपने पोटेंशियोमीटर देखा ना, आप वैसा ही समझ लो, ठीक है। चलो, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं, अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारी जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसमें वाइंडिंग का किस टाइप का फॉलो करते हैं, वाइंडिंग प्लेसमेंट करते हैं। तो याद रखना आप लोग, सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कि हम सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार बन चुका है कि कौन सी वाइंडिंग फॉलो करते हैं, सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। इसमें क्या किया जाता है समझना, इसको हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग को एक सर्टेन नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, इसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। हालांकि प्रैक्टिकल 10 पार्ट में करेंगे, अभी आपको समझाने के लिए मैं कम कर रहा हूं क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, मुझे झेलना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे 3 रेज्यूम के, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स में इसको डिवाइड करता हूं मैं, बहुत छोटे से सेक्शन में डिवाइड कर लूंगा। अभी मुझे डायग्राम बनाना है एक्चुअली में, तो अगर मैं 10 जूम करूंगा तो 10 इसके बनाने पड़ेंगे, 10 इसके बनाने पड़ेंगे, बहुत डिफिकल्ट डायग्राम हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कम कम जूम कर रहा हूँ। तो मैंने हाई वोल्टेज वाइंडिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और सिमिलरली लो वोल्टेज वाइंडिंग को मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और सैंडविच कैसे बनाते हो बता किसी को, सैंडविच कैसे बनाते हैं, सैंडविच कैसे बनाते हैं, 2 ब्रेड के बीच में एक आलू रखते हैं, है ना, 2 ब्रेड है, इनके बीच में एक आलू रख देते हैं, जो भी अपना मसाला है। हाँ, तो बस वही हमको भी करना है, क्या करना है, हमको 2 हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में एक लो वोल्टेज वाइंडिंग, 2 हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज वाइंडिंग, जो हमारी क्या सैंडविच। क्या करना है, हमने टोटल 6 पार्ट तो बना लिए, 2 हाई वोल्टेज लेना है, उनके बीच में एक लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज बीच में लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज बीच में लो वोल्टेज वाइंडिंग। समझ में आया क्या करना है, दो सेम वाइंडिंग के बीच में दूसरी डिफरेंट टाइप की वाइंडिंग हम क्या कर देंगे, सैंडविच करवा देंगे। इस वजह इसका नाम क्या है, सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर, ठीक है ना। इसका नाम सैंडविच ऐसे ही नहीं पड़ा है, इस सैंडविच बना रहा है एक्चुअली में। अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इस पे बात पढ़ लो क्या लिखा है, इन सेल टाइप कोर each winding divided into certain section and are alternately placed on the middle limb. By using sandwich winding procedure, leakage flux reduces, coupling improves, power transfer capability जो आपको पहले से पता है। ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर में मान लीजिए अगर आपका जो लीकेज फ्लक्स वो फाई है, तो आपका जो कंसेंट्रिक जो वाइंडिंग प्रोसीजर जो आपने पहले पढ़ा इंटरलूड वाइंडिंग प्रोसीजर, उसमें 5/2 लीकेज फ्लक्स हो जाएगा, और सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर में आपका 5/4 लीकेज फ्लक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर में अगर कोई पूछे कितना लीकेज फ्लक्स, क्या बोलोगे 5/4 आपका लीकेज फ्लक्स होगा, और कोर टाइप को में जो आपने वाइंडिंग प्रोसीजर फॉलो किया उसमें कितना होगा, ऑलमोस्ट 5/2 लीकेज फ्लक्स होगा, अगर हमारे पास 5 टोटल लीकेज फ्लक्स था तो। अब देखो यहां पे समझना कैसे बाइंडिंग प्रोसीजर मैंने यहां पे फॉलो किया। देखो क्या किया मैंने, एक हाई वोल्टेज लिया, एक हाई वोल्टेज लिया, बीच में लो वोल्टेज बाइंडिंग, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज बाइंडिंग, हाई वोल्टेज, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लो वोल्टेज बाइंडिंग। लेकिन आप अगर थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज बाइंडिंग, यहाँ पे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज बाइंडिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, यहाँ पे लो वोल्टेज बाइंडिंग। देखने में क्या आपको असिमेट्रिकल नहीं लग रहा क्या ये, किसकी खुशबू आ रही है यार ये,
जैसे खुशबू है, जैसे कि नहीं कोई राष्ट्रीय खाता है। कौन राष्ट्रीय खा रहा होगा यार यहाँ पे, घर पे वो भी, मुझे इरिटेशन होती है इससे। तो क्या बोला मैंने, ये हाई वोल्टेज में लो वोल्टेज बाइंडिंग, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज बाइंडिंग। और यहाँ पे क्या है, ऊपर देखो हाई वोल्टेज थी, यहाँ पे लो वोल्टेज बाइंडिंग, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से आपका ये असिमेट्रिकल बाइंडिंग प्रोसीजर है, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमको रखना ऊपर अगर हाई वोल्टेज, तो यहाँ पे भी हाई वोल्टेज हो, तो हमने क्या किया समझना, ये लो वोल्टेज बाइंडिंग था थर्ड वाला पार्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। और क्या किया मैंने, देखना, जो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद ऊपर लगा दिया एक लो वोल्टेज का थर्ड वाला पार्ट, हाफ यहाँ पे और हाफ यहाँ पे, फिर यहाँ पे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ऊपर लो वोल्टेज नीचे लो वोल्टेज। और देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपने यहाँ पे लो वोल्टेज बाइंडिंग को दो पार्ट में और क्यों डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आपका इंसुलेशन क्या लगेगा, कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारी हो जाएगी क्या, सिमेट्रिकल बाइंडिंग प्रोसीजर, और इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, जो भी प्रोसेस मैंने किया है, लो वोल्टेज बाइंडिंग सेक्शन शुड कंटेन्स 50% टर्न्स व्हेन कंपेयर टू इनर लो वोल्टेज बाइंडिंग सेक्शन टू गेट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडिंग। जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, सिमेट्रिकल बाइंडिंग प्रोवाइड्स गुड मैकेनिकल स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, जब सिमेट्रिकली होगा वो तो मैकेनिकल स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगा। इन सिमेट्रिकल बाइंडिंग देयर इज अ लेस नीड ऑफ इंसुलेशन एज कंपेयर टू असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बाइंडिंग प्रोसेसर में आपका जो इंसुलेशन की जो नीड होती है वो आपकी कम होती है। प्लेसमेंट ऑफ बाइंडिंग इन कोर टाइप कोर इज हॉरिजॉन्टल। आपका जो प्लेसमेंट ऑफ बाइंडिंग, जो हमने बाइंडिंग यहाँ पे प्लेस की है, वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल है। यहाँ पे जो बाइंडिंग है वो आपकी हॉरिजॉन्टली प्लेस है, जबकि इसके पहले आपने जो पढ़ा था इंटरलिंक बाइंडिंग प्रोसीजर, वहां पे क्या था आपका, वहां पे था आपका क्या, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे क्या, ये आपका वर्टिकल है, यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पे, अच्छा ये कोर टाइप निकाली नहीं, कोर टाइप में क्या था आपका हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्या आपका वर्टिकल। देख सकते हो ना डायग्राम में भी, ये आपका सेल टाइप है, तो किस टाइप का बाइंडिंग प्रोसीजर आपके पास यहाँ पे आपका वर्टिकल। और कोर टाइप, कोर वाला डायग्राम पे देख लो यार, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये क्या आपका यहाँ पे, पहले ये बाइंडिंग लगाई फिर ये लगाई, तो ये यहाँ पे क्या बाइंडिंग प्रोसीजर आपका हॉरिजॉन्टल, वहां पे क्या आपका वर्टिकल। दोनों मैंने आपको दिखा दिए यार, ठीक है। अब इसके आगे जो होगा ना वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक। जो हमारा, देखो अभी तक तो हमने क्या किया, ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक हमने क्या किया, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के एक्टिव पार्ट्स थे उनका हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं। अब बात आती है इनएक्टिव पार्ट्स का कंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, तो वो हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्ट 10-11 पार्ट्स हैं, तो वो अपन कब डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो करना क्या है, सभी लोगों को एक काम करना है, ये वीडियो आज या कल में आपका यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो थोड़ा सा इसको आप लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ना यार, है ना। आप लोग को इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। अगर मैं आपके लिए क्लास को यूट्यूब पे ना लगा के ऐप पे लगा रहा हूं, जिससे आपका डिस्टरबेंस कम हो, तो आपको भी इतना ध्यान देना है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा रीच मिले। सर माइक्रो प्रोसेसर यूट्यूब में कंटिन्यू होगी क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा जागृति, घबराने की बात नहीं है। आपका तो मेजरमेंट की वीडियो भी बने रखे हुए हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड व्यापम सब इंजीनियर का आप लोग उम्मीद बना के चलो, शायद से एग्जाम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 80% चांसेस हैं एग्जाम होने के। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लो जी मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, अभी ऐसा आ रहा है मेरे दिमाग में, कि शायद से 80 to 90% चांस है कि 6 या 7 नंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा व्यापम सब इंजीनियर का। तो थोड़ा सा आप लोग उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को रखिएगा। चांसेस है ऑलमोस्ट 80 to 90% एग्जाम होने के, है ना। पोस्टपोन होने के चांसेस थोड़ा से कम लग रहे हैं मुझे, है ना। आप लोग ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम होना है। ये मैं अपने सोर्सेस के थ्रू बता रहा हूँ, है ना। मैं अपने तरफ से जितने मेरे सोर्सेज मैंने पता किया है ना। तो चांसेस ये हैं, कैलेंडर अपडेट हो गया है सर। क्या डेट, एडमिट कार्ड क्या डेट हो गई है, डेट चेंज हो गई है क्या, 6 नवंबर को होगा, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही तो अपन चाहते हैं, एग्जाम हो जाए टाइम पे ना। 6 नवंबर को एग्जाम होगा, मुझे भी ये लगता है, मैंने पता किया ऊपर
तो 6 नवंबर को आपका व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम होगा। और आजकल में शायद से कल या परसों आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, मतलब आपका अक्टूबर खत्म होने के पहले पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये मान के चलिए कल या परसों आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, ठीक है। और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिए। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट कितने दिन है, 8 दिन है। 8 दिन में मैं बहुत हल्का मचा दूंगा पूरे यूट्यूब पे। आपका जो ये है ना जो रिविजन सीरीज है, बहुत कुछ करा दूंगा, घबराओ मत, है ना। आपका यू डबल 1-2 दिन में निपटने वाला है। ट्रांसफॉर्मर 2-3 दिन में निपटा दूंगा मैं, है ना। कंट्रोल सिग्नल डिस्टर्ब 2 दिन 3 दिन सब निपटा दूंगा मैं। लंबी लंबी क्लास लूंगा, 6-6 घंटे की क्लास लूंगा। फिर मैं एक दिन में अपन 7 से 8 क्लास ले लेंगे, आधे घंटे की 6 से 7 क्लास ले लेंगे। मतलब कंट्रोल से हम एक दिन में निपटने वाला है, सिग्नल भी एक दिन में निपटाएंगे, माइक्रो से एक दिन में निपटा देंगे। रिवीजन ऐसा करेंगे कि मजा आ जाएगा फिर आप, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।